औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने रिक्वेस्ट की है अली सलमान साहब से, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 3 से 4 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था मलेशिया में, एक इसी तरह का थिंक टैंक था आइडियाज़ के नाम से। तो ये 3-4 साल इन्होंने वहाँ पे भी काम किया है, तो इनके साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि इनका वहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है और क्या पाकिस्तान में उस एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू बेटा। सर पहला सवाल मेरा ये है कि आप मुझे थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताएं, चूँकि पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बड़ी मायूसी है। वो ये कह रहे हैं, या अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हम एजुकेशन हासिल भी कर लें और क्वालिटी की एजुकेशन भी हासिल कर लें तो शायद पाकिस्तान में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम उनको थोड़ी सी उम्मीद भी दिलाना चाहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में रहकर भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में और प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताइएगा। जी मेहताब साहब, मेरी जो पहली डिग्री है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की है बैक इन 1997। ओके। और उसके बाद लेकिन आई वाज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक सेक्टर के अंदर तो मुझे प्लानिंग कमीशन में एक जॉब मिली, जो मेरी पहली जॉब थी। और मैंने तकरीबन 2-2.5 साल उस वक्त प्लानिंग कमीशन में विजन 2010 प्रोग्राम था जी बिल्कुल, उसमें काम किया था एज अ रिसर्चर। उसके बाद वो हुकूमत जब ख़त्म हुई तो मैं फिर नेदरलैंड्स चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी में। सही है सर। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरे 2 ट्रैक्स हो गए। एक तो मैं पॉलिसी वर्ल्ड के साथ एसोसिएटेड रहा, उसमें मैंने स्पेशली यूथ पॉलिसी के ऊपर काफ़ी काम किया। सही है। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी मास्टर्स की है? जी, मेरा जो 3rd मास्टर्स था बाद में 2005 में फुल ब्राइट पे, वो इकोनॉमिक्स के अंदर था। जब मैंने अपने आप को पॉलिसी फुल ब्राइट आपने अमेरिका से जाके जो है? जी, मेरा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने किया था मास्टर्स इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद से वो एक तरह से डाइवर्सिफाइड नहीं हो गया सर? जी हाँ, पॉलिसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। गुड। तो वो तीनों चीज़ें कंबाइन हो गई और उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया इनटू रिसर्च। यानी 2006 के बाद से मैंने इंडिपेंडेंटली मोस्टली काम किया इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर। कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल में काम किया, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी किया। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि आपने प्राइम इंस्टीट्यूट कब बनाया और इसके बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हम खुद भी एज ए जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, उन पर स्टोरीज़ करते हैं। ये आपको आइडियाज़ कहाँ से है, आपने कब इस्टेब्लिश किया और पाकिस्तान में इसका पॉलिसी फार्मूलेशन के अंदर क्या रोल है? जी, कुछ ओवर द ईयर्स ही डेवलपमेंट हुआ। मैं भी लाहौर में था, तो एक इंस्टीट्यूट है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। जी जी जी, उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ से थोड़ा सा मुझे थिंक टैंक की बारे में कुछ ओरिएंटेशन हुई। फिर मुझे एक फेलोशिप मिली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लंदन। ओके। वहाँ जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। कुछ महीने मैंने वहाँ स्पेंड किए। मेरा ख्याल है वहाँ से मुझे एक क्लैरिटी हुई कि भी अगर आपने पॉलिसी लेवल के ऊपर काम करना है तो आपको ऐसे थिंक टैंक्स बनाने की ज़रूरत है। सही है सर। फिर मैं इस्लामाबाद में वापस आया और यहाँ पर मैंने 2012-13 में प्राइम इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जिसका कि बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक पॉलिसी डिबेट के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाए थ्रू रिसर्च। और फिर साथ साथ जो हमारा विजन है आपके इल्म में है कि ओपन एंड प्रॉस्पेरस पाकिस्तान। सही। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की लोगों की प्रॉस्पेरिटी जो है वो आज़ाद मईशत के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल, ये उसकी मोटिवेशन थी प्राइम इंस्टीट्यूट बनाने की। और उसके बाद से फिर अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एक तरफ सब आपने आगाज़ जो है वो पब्लिक सेक्टर से किया, फिर आपने अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर का भी आपका एक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के अंदर रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि मैं आपको इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, समरीज हम अक्सर देखते हैं, एक रूटीन की समरीज पाकिस्तान में बनती हैं, यानी वो रिसर्च का काम शायद बैक पे उससे पहले हुआ हो, लेकिन वो समरीज उतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं होती जितनी पॉलिसी मेकर्स के सामने वो चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो पाकिस्तान में रिसर्च का काम कितना इंपॉर्टेंट है? जो प्रैक्टिकली तो देखें, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जो पॉलिसी बन रही हैं उसमें रिसर्च का किरदार बहुत लिमिटेड है इस वक्त।
यानी जिसको हम कहें कि आप रिसर्च हो रही है या डिबेट हो रही है, उसके बाद कोई पॉलिसी सजेशन जा रही हैं या रिकमेंडेशन जा रही हैं, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आमतौर पर गवर्नमेंट बहुत जल्दी में काम करती है, बहुत जल्दी में फैसला करती है। ये हुकूमत नहीं, हर हुकूमत सही है। ऐसा ही होता है कि जी हमने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट लेके आए और चौथे दिन हमने अनाउंस कर देना है, और फिर उसके बाद हम बजाय कि पॉलिसी प्रोसेस के अंदर जाएं, हम फिर कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई। जब आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब आप ओपन डिबेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप रिसर्च को कैसे ला सकते हैं? जैसे हमने कहा कि जी अभी बहुत हॉट डिबेट है, प्राइस कंट्रोल की बातें शुरू हो गई। जी सर, ये हो रहा है कि जी हमने प्राइस को कंट्रोल करना है। ठीक है, महंगाई बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने एक फैसला किया हुकूमत ने कि जी हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि जी मार्केट कमेटी ठीक नहीं काम कर रही, तो उनको हमने एबॉलिश कर दिया। अब ये कहाँ से रिसर्च हुई है? इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं हुई। उसके पीछे एक विम है कि भी अच्छा ये लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सो रिसर्च और पॉलिसी का इस वक्त जो है लिंक बहुत वीक है। सही। और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को बड़ा नेगेटिवली असरअंदाज करता है, क्योंकि आपके फैसले किसी ठोस बुनियाद पर नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि मलेशिया में भी आपने 3-4 साल काम किया है, एक तो एग्जैक्ट पीरियड अपना बताएं, दूसरा ये है कि वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का रिसर्च का कितना इनपुट है? जी बिल्कुल, हाँ जी, मैंने तकरीबन वहाँ पर 3.5 साल काम किया। सही है। और उसमें से 2 साल मैं CEO था, उससे पहले वहाँ पर रिसर्च डायरेक्टर था आइडियाज़ का। और उस चूँकि एज एज इंडिपेंडेंट थिंक टैंक वहाँ भी हमने गवर्नमेंट के साथ, मलेशियन गवर्नमेंट के साथ काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, ट्रेड के साथ। उसमें तो 2 लेवल्स के ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी रिसर्च होती है। उस थिंक टैंक में कितने लोग थे सर टोटल? उसमें जब मैंने वहाँ से चार्ज छोड़ा तकरीबन 25 लोग थे जी हम। ठीक। सो एक साइजेबल थिंक टैंक बन गया था, और जिसमें फिर इकोनॉमी के अलग लोग थे, गवर्नेंस के अलग लोग थे, पब्लिक फाइनेंस की टीम अलग थी, सोशल पॉलिसी की टीम अलग थी। तो हमने 3 टीम्स बनाई। आपकी बेसिकली कोर टीम ये थी, और फिर आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हायर भी कर लेते हो? जी, प्रोजेक्ट के ऊपर हम वो लोग हायर भी करते हो। बिल्कुल। और उसमें खैर उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ हमारी अच्छी एंगेजमेंट होती थी, जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, और रिसर्च का इनपुट भी कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल हो रहा था, और ये काफ़ी डिबेट भी होती है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है वो ये है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस, बहुत से पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई सारी पार्टीज़ के, उनमें जो मैंने रीडिंग कल्चर देखा बुक्स का, वो बहुत अमेजिंग है। मेरे लिए पाकिस्तान में वैसे क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत, मेरे यहाँ तो बहुत लिमिटेड है जी, पॉलिटिशियंस और बुक्स का ताल्लुक तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर मतलब कई दफ़ा मेरे पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात बुक सेंटर में होती थी। गुड। और वो पढ़ते थे और वो बात करते थे भी। अच्छा, तो आपको ज़ाहिर है उनसे फिर आपको कोई, अगर आप उनके कुछ चीज़ ऐड करनी है तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स। तो इसलिए उनके यहाँ रिसेप्शन वो ज़्यादा थी। एक और चीज़ का मलेशिया में एक जो हमारे यहाँ बिल्कुल एब्सेंट है, वो है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, सही, बहुत रिसोर्सफुल हैं, उनके अपने थिंक टैंक्स हैं, उनके अपने बात सूरतों में अपनी पब्लिकेशंस हैं, बिजनेसेस भी हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल उनके यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिसोर्सफुल हैं। सही है। और वो प्रोफेशनल कैडर के ऊपर काम करती हैं, और वो जब वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आती हैं तो वो फिर ज़्यादा वो पूरा एक पुट के पीछे काम हुआ होता है, जिसमें आपको वो नज़र आ रहा होता है भी अच्छा इसके पीछे एक रिसर्च भी है। इनफैक्ट आइडियाज़ जब मैं वहाँ पर लीड कर रहा था तो गवर्नमेंट चेंज हुई, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी हुकूमत पाकिस्तान हरापान की जो गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी हमने काफ़ी रोल प्ले किया, उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर, सही, कुछ चैप्टर्स के अंदर रिसर्च। तो वो लोग अपना प्रोसेस भी कर रहे होते हैं और साथ साथ। अच्छा सर, आपने वहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में, और वहाँ पे आप ये फ़र्क नहीं समझते कि हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, वहाँ पे इश्यूज ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, या इसी तरह से पर्सनैलिटीज़ तो वहाँ पर भी हैं जी, बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपने महातिर की मैंने आपको मिसाल दी कि बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, और वो 22 साल तक पहले वज़ीर आज़म रहे, फिर 2 साल दोबारा भी रहे, तो और काफ़ी हद तक मलेशियन पॉलिटिक्स उनके गिर्द घूमती है पिछले 30-40 सालों में उनके तो पर्सनैलिटीज़ तो हैं, लेकिन उन्हीं पर्सनैलिटीज़ ने फिर इंस्टीट्यूशंस को डेवलप भी किया। यहाँ पे हमारा लैग, यहाँ पर वो है कि हम फिर चीज़ों को सेंट्रलाइज कर देते हैं। यानी जब उनसे भी मुलाकात हुई, महातिर साहब से भी मुलाकात हुई, और कुछ तो अंदाज़ा ये होता था कि जिस तरह वो लोग काम करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कांस्टेंट इंटरेक्शन है,
एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चल रही है बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, बिटवीन ब्यूरोक्रेट एंड द प्राइवेट सेक्टर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक शायद वहाँ पे मैं वैसे मलेशिया गया हूँ, हम गए थे प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ के साथ, एक पूरा पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था, मैं भी उसके अंदर था। तो वहाँ की यानी 3-4-5 दिन में आप डेफिनेटली पॉलिटिक्स के बारे में तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में डायनामिक्स डिफरेंट हैं। एक तो चाइनीज़ का रोल भी मेरे ख्याल में खासा है वहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर हाँ जी, उस तरह की कोई यानी कि जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वही इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल वही रूल कर रही है। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल क्लास भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग है। एक तो सर मैंने फर्क ये भी देखा है कि उनके बहुत से यंगस्टर्स अमेरिका से और बरतानिया से पढ़कर वो वापस भी आए हैं। और अच्छा, इसमें जो आपने चाइनीज़ की बात की ना वो बड़ी अहम है, वो थोड़ा सा इसमें ज़रा कर लेते हैं हाईलाइट, क्योंकि जब मलेशिया बन रहा था 1957 में एज अ कंट्री बना, मगर उससे पहले मलाया की स्टेट मौजूद थी। तो उससे पहले 100 साल पहले वो चाइनीज़ का जो एक वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस था ना, बड़ा इंट्रेंच्ड हो चुका हुआ था। यानी ये ऑलरेडी मलेशिया में ऐसी फर्म्स मौजूद थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी, सही 1920 में। सो उनका एक कैपिटल एक्यूमुलेशन प्राइवेट सेक्टर में हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि एक तो प्रोफेशनलिज्म भी था, दूसरा उनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था और कैपिटल के स्ट्रक्चर का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और फिर वो हमारी तरह वो भी उनका भी यानी बरतानवी कॉलोनी थी, लेकिन उनका जो सिविल सर्विस का उन्होंने स्ट्रक्चर लिया, फिर जो उन्होंने प्रोफेशनलाइज किया, इंटरनेशनलाइज किया, वो हम नहीं कर सके। उनके यहाँ यानी कि 1970 से 60 से ऑनवर्ड एक इंटरनेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, और फिर उन्होंने वेलकम किया इंडिविजुअल्स को, यानी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लोग भी आए। सर एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी अमेजिंग थी वहाँ पे, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है जी। मेरे ख्याल में उनकी तरक्की की वजह जो मैं 3-4-5 दिनों में ऑब्जर्व किया मैंने, कि अगर एक खातून हिजाब के अंदर है और उसकी दूसरी कोलीग जो है उसने हिजाब नहीं पहना हुआ, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप ये डिबेट नहीं करती आपस में? आई थिंक यू आर नॉट फ्रॉम मलेशिया। मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट। वो उनका वी डोंट इंटरफेयर इनटू अफेयर्स ऑफ अदर्स। पर्सनल स्पेस वहाँ वेल प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई उसके अंदर वो शक नहीं। बल्कि इससे भी बढ़ के जो उनका हिस्टोरिकल टेंशंस थी मलेज में और चाइनीज़ में, वो सिर्फ हिस्ट्री में एक दफ़ा वायलेंट हुई 1969 में, और उसके बाद कभी स्ट्रीट वायलेंस नहीं हुआ एथनिक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। टेंशन्स अभी भी हैं, डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ज़्यादा है। सही है। जो सरकारी जॉब्स में चाइनीज़ का नहीं मिलता है उनको, उनके बड़े रिस्ट्रिक्टेड कोटाज हैं। हायर एजुकेशन सब चली जाती है मलेज के पास, कुछ इंडियन, वो मसाइल हैं, लेकिन वायलेंट नहीं हुए वो लोग। और उन्होंने फिर एक वे आउट ढूंढ लिया कि ठीक है जी, इस वक्त एक बैलेंस है थोड़ा। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर वो लोग डोमिनेट करते हैं जो भूमिपुत्रास हैं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर वो लोग डोमिनेट करते हैं जो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। सही। तो बहरहाल एक सर जो चीज़ इसके बारे में डिस्कशन में करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में जो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसकी फंडिंग को कैसे आप अरेंज करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मेरे ख्याल में यही है। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर भी के अंदर भी उसकी उतनी डिमांड नहीं है जितनी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नहीं। तो ये इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि हमने शुरू में तो जब ट्रेडिशनली होता है पाकिस्तान में कोई भी ऐसे थिंक टैंक्स हैं, वो इंटरनेशनल फंडिंग से ही शुरू होते हैं। ठीक है, जो इदारे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो उनका अपने इंटरनेशनल गोल्स होते हैं और उसके साथ कहीं अलाइनमेंट वो हम शुरू कर लेते हैं। हमने भी ऐसे शुरू किया। लेकिन 2019-20 में हमारी प्राइम इंस्टीट्यूट की एक तरह से री थिंकिंग शुरू हुई कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, हमें अपना लोकल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंस के लिए भी ज़रूरी है कि हम जो पाकिस्तानी उनके साथ इदारों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ काम करें। और तीसरा एक फ्रैंकली ये भी हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी आनी शुरू हो गई हैं पिछले 2-3 साल में, फॉरेन फंडिंग के ऊपर काफ़ी वो। और हमें भी इस तरह के ऐसे 1-2 मौके हुए जहाँ पर हमें एडवाइस मिली कि जी आप ये टॉपिक पर काम कर सकते हैं, इस टॉपिक पर काम नहीं कर सकते।
तो उस वक्त हमने लोगों ने फैसला किया कि इवेंचुअली वी शुड कम आउट ऑफ इट। सही है। और ये एक इसमें हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का भी बड़ा रोल है, जो प्राइवेट सेक्टर से हमने लिए, सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान में बेस्ड हैं, पाकिस्तान में कारोबार करते हैं और अच्छा और ट्रांसपेरेंट और उनके अच्छे वो कारोबार भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वी आर रेडी टू सपोर्ट, लेकिन हम इसको नेशनल ओरिएंटेड उसको कर देते हैं। तो वो हमने उसको, हमारे लिए एक बड़ा सेक्रीफाइस ये था कि हमें अपनी टीम को छोटा करना पड़ा, हमें अपने रिसोर्सेज को ज़रा स्केल डाउन करना पड़ा। लेकिन जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, डाउन साइजिंग होती है, बिल्कुल जो हम हर वक्त कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को क्यों ये 5000 मुलाजिमिन चाहिए, 500 से क्यों नहीं काम हो सकता। बिल्कुल सही है। वही चीज़ हमने अपने ऊपर अप्लाई की सही है कि अगर वो काम 5 लोगों से हो सकता है तो चलें, लेट्स डू इट। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि हम ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, लेकिन जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, कुछ इंडिविजुअल से, तो रिस्पांस वाज नॉट नेगेटिव, लिमिटेड था। लेकिन ये अमेरिका में, बरतानिया में जहाँ मैंने काम किया, उसके लिए वहाँ पर भी ऑनेस्टली जो अमेरिकन जैसे चैरिटेबल वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अमेरिका में थिंक टैंक्स बहुत फ्लरिश करते हैं और वो लोग इंडिविजुअल सिटीजन्स पैसे देते हैं थिंक टैंक्स को जहाँ उनका आइडियोलॉजी मैच करती है। लेकिन उनकी जो टोटल फंडिंग है ना, अमेरिकन कॉर्पोरेट जो फिलॉन्थ्रोपी फंडिंग है जी, उसका सिर्फ 1% जाती है थिंक टैंक्स या पॉलिसी वर्ल्ड। अच्छा, रिसर्च के काम के लिए थिंक टैंक। लेकिन और बाकी 99% जाती है सोशल पर्पसेस के लिए और वो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए। लेकिन वो 1% भी 3-4 हज़ार थिंक टैंक्स को चला देती है। साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत है। दूसरा ये कि थिंक टैंक्स के लिए आपको 100 लोग नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स आपको 10-20 का एक अच्छा ग्रुप चाहिए होता है। दुनिया भर में जो थिंक टैंक्स हैं वो इसी साइज के अंदर काम कर रहे होते हैं। वो थिंक टैंक यूनिवर्सिटीज नहीं बन जाते। थिंक टैंक्स में जो आइडियल साइज है, मेरा ख्याल है ये 20 से 30 लोगों का होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वो हो जाए तो फिर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी बन जाते हैं। और वो जिनके थिंक टैंक का काम थिंकिंग है, उसमें डिबेट होती है और वो तो वो एक मेरा ख्याल है कि आइडियल साइज़ जो है ना वो अचीव होना चाहिए। अभी हम थोड़ा स्मॉल हैं, लेकिन चलें इंशाल्लाह वी विल, सही है सर, वी कैन ग्रो अगेन और उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। हम एक वक्फा लेते हैं और उस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ ही रहेंगे, चूँकि अगले सेगमेंट में हमने पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है। तो हमारे साथ ही रहिएगा। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।